नमस्कार। आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं माँ शारदा के आशीष निवेदन से। माता तेरी अनुकंपा ही प्राणहीन में फूके प्राण, माँ अविरल वरदान तिहारा, घाव भरे जो देता बाण, श्रद्धा अर्चन वंदन पूजा, कर्म मेरा तुझको अर्पित, सहज आस्था की वीणा के स्वर करते मेरा कल्याण। सभी दर्शकों एवं श्रोताओं को विश्व रंग यूएई की निदेशिका डॉक्टर आरती लोकेश का प्यार भरा नमस्कार। संक्षेप में बता दूं कि रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल के संस्थापक व कुलपति महान साहित्यकार श्रीमान संतोष चौबे जी हैं। यह विश्वविद्यालय साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देता है। श्री संतोष चौबे जी के निर्देशन तथा समकालीन महान लेखक श्री लीलाधर मंडलोई जी के उपनिदेशन में विश्व रंग महोत्सव 2022 के आयोजन के अंतर्गत विश्व रंग यूएई की इकाई के मंच पर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम भेंट करेंगे यूएई में लगभग 20 वर्षों से बसे हुए शास्त्रीय संगीत के गायक व शिक्षक श्री आलोक शर्मा जी से। नमस्कार आलोक जी। नमस्कार। आलोक जी ने शास्त्रीय संगीत में स्वर्ण पदक के साथ शिक्षा प्राप्त की है। श्री आलोक जी नाट्यशाला स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स जयपुर के प्रधान अध्यापक हैं, प्राचीन कला केंद्र के अध्यक्ष हैं, अथक चेष्टा यूनिवर्सल ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष हैं। यह संस्था विद्यार्थियों में शास्त्रीय संगीत, साहित्य और वाचन कौशल दक्षता को बढ़ावा देने के बहुत से कार्य कर रही है। यूएई देश में यह कार्य वे कैसे कर पाते हैं, ये सब कुछ हम जानेंगे आलोक शर्मा जी से, स्वयं उनके मुख से सुनेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम कुछ प्रश्नों से। तो सबसे पहला प्रश्न आलोक जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी आपके बचपन से संबंधी, कि आप हमें ये बताइए और हमारे दर्शकों को कि संगीत में आपकी रुचि कब और कैसे उत्पन्न हुई। मैं बेसिकली जयपुर से आता हूँ और जयपुर जाना जाता है व्यापार की नगरी के रूप में, तो संगीत भी वहां पर जयपुर घराना है। मगर मेरा मुख्यतः परिवार जो है वो औरंगजेब का परिवार कह सकते हैं, तो हमारे यहाँ पर संगीत करना मतलब एक अच्छा विषय नहीं माना जाता था। मगर मेरे ताऊजी इसमें थोड़े से रिबेल की तरह थे। उन्होंने एक अपवाद की तरह से उन्होंने कहा कि नहीं संगीत, और उन्होंने दक्षता प्राप्त की। तो उन्हीं की प्रेरणा से, अनंत प्रकाश शर्मा जी की प्रेरणा से मुझे संगीत की तरफ रुझान हुआ और मुझे चौथी कक्षा से मैंने संगीत सीखना शुरू किया था। ये एक छोटी सी चीज बहुत मैं अच्छा। बताऊं। ये तो फिर आपके घर वाले तो जान ही गए होंगे कि पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं, और बहुत अच्छा संयोग रहा कि आपके ताऊजी ने इन परंपराओं को तोड़ा और एक नई शुरुआत की, आपके घर में संगीत लेके आए, और आपको भी ऐसा सौभाग्य मिला कि आप संगीत सीख पाए और आगे ले जा पाए। तो अगला प्रश्न मैं यही आपसे करना चाहूंगी कि आपने विधिवत संगीत की शिक्षा कहाँ से ली, किस तरह से अपनी यात्रा की शुरुआत की। मेरी जो शिक्षा है वो लक्ष्मण तेलंग भट्ट साहब से हुई है, जो ध्रुपद के नामी संगीतकार हैं। वे जयपुर के निवासी हैं, और उसके बाद उन्हीं की प्रेरणा से मैंने बीए और एमए संगीत में किया, और उसके बाद नेट और स्लेट की भी परीक्षा मैंने संगीत के विषय से ही प्राप्त की। बहुत अच्छा। और आपका ये तो मैंने पहले ही जान ही लिया था कि आप संगीत में जो आपने निष्णात की परीक्षा दी उसमें आपने गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक हासिल किया, उसकी बहुत बहुत बधाई आपको। और आगे जो मेरा प्रश्न है वो शास्त्रीय संगीत के किस घराने से आप संबंधित हैं, मतलब किस घराने का शास्त्रीय संगीत में आप गायन करते हैं, और गायन के अतिरिक्त कुछ और अगर वाद्य यंत्रों में भी आपकी दक्षता है तो हमें वो इसके बारे में बताइए। जी आरती जी, मेरे जो गुरुजी हैं वो डायरेक्ट डिसाइपल हैं राजा भैया पुच वाले से, जो कि ग्वालियर घराने के नामी संगीतकार थे।
उन्हीं की परंपरा को वो फॉलो करते, तो ग्वालियर घराना हमारा मुख्य घराना है। मगर हमारा सौभाग्य रहा एमए करते वक्त, जब हम स्नातकोत्तर की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे थे, तब हमारे जो गुरुजन थे, हमारी ऐसी परंपरा थी कि हमें विभिन्न गुरुओं से सीखने की जो मौके मिले। तो उस मौके के अंदर हमारे साथ ये हुआ कि हमें किराना घराना, जयपुर अतरौली घराना, अपना और भी जितने भी घराने हैं, उन सब के कुछ कुछ अंश हमें पता लगे। तो उससे एक नई उपज जो पैदा होती है, क्योंकि अब नया समय आ गया है, तो लोग बाग एक घराने से दूसरे घराने की चीजें अडॉप्ट करके और एक नई चीज पैदा करते हैं। तो हमारा सौभाग्य रहा कि गुरुजी से प्रॉपर हमने ग्वालियर घराना का संगीत सीखा, और उसके बाद अन्य गुरुओं से हमने अन्य घरानों की भी बारीकियां सीखी। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया आपने बताया, और सुनकर ऐसे आपके गुरु से मिलने की भी इच्छा उत्पन्न हो रही है। तो आलोक जी, आपने आज ये कुछ विशेष टोपी लगाई है, क्या ये कुछ आपके घराने या स्थान से क्या संबंध है इसका? जरा इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बता दें। ये राजस्थान का मान की टोपी है, इसलिए मैंने कहा अगर इस तरह का कुछ संवाद हमारा हो रहा है, तो क्यों ना हम मैं कहाँ से आता हूँ, मेरी क्या पहचान है, उसको बताने के लिए मैंने सोचा कि ये टोपी पहनी जाए। ये इसको बहुत हम अच्छा, पगड़ी कहते हैं, मेवाड़ी पगड़ी कहते हैं इसको। मेवाड़ी पगड़ी, ये आपने बहुत अच्छी हाँ जी। जानकारी दी, और इससे हमें अपनी संस्कृति की भी साथ साथ ही झलक मिल रही है। तो आलोक जी, आगे मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आपने तो शास्त्रीय संगीत में पूरी विधिवत शिक्षा ली है और सबसे ऊंची शिक्षा मास्टर्स तक आपने पढ़ाई की है, तो आपके कुछ पसंदीदा राग होंगे, तो किसी राग में आप हमारे दर्शकों को कुछ सुनाना चाहेंगे? तो आपका स्वागत है, हम सुनना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी इससे मंत्रमुग्ध होना चाहेंगे। मैं आपको एक, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा सौभाग्य रहा है कि हम ग्वालियर घराना तो सीखा ही है, मगर मैं आपको एक आगरा घराने के भी कुछ बंदिश बताऊंगा जो वाह। राग बिहाग के अंदर है। राग बिहाग इस तरह से चलता है। सा नि सा प नि सा गा, सा गा मा पा, गा मा पा मा पा गा मा, गा सा नि सा प नि सा गा। आगरा घराने की जो बंदिश है, उसके बोल हैं, चलो हटो ना छेड़ो मोहे श्याम, चलो हटो ना छेड़ो तुम मोहे श्याम, चलो हटो ना छेड़ो तुम मोहे श्याम, डगर चलत मुझसे करो नारार अब, डगर चलत मुझसे करो नारार अब, चलो हटो न छेड़ो तुम मोहे श्याम, पनिया भरत मगर झगरो करत नित, पनिया भरत मगर झगरो करत नित, गगरी फोरत नहीं लागत वार अब, चलो हटो न छेड़ो, चलो हटो न छेड़ो, चलो हटो न छेड़ो तुम मोहे श्याम। बहुत बहुत बढ़िया आलोक जी। और आपका विहाग राग सुनते सुनते दरअसल मैं अपने बचपन में पहुंच गई थी। मैंने भी अपने बचपन में शिक्षा ली थी शास्त्रीय संगीत की, बट बहुत ज्यादा मैं उसको आगे अभ्यास नहीं कर पाई। तो आज बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया। तो और हमारे दर्शकों को भी भरपूर आनंद आया होगा, मुझे पूरा विश्वास है।
तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारे आलोक सर जो हैं वो खाली संगीतकार संगीतज्ञ ही नहीं हैं, वो नाटककार भी हैं, वो नाटक निर्देशक भी हैं। तो मेरा जो अगला प्रश्न है आलोक जी, वो आपसे यही है कि आपने यूएई में बच्चों को और बड़ों को सभी को अपने निर्देशन में कुछ नाटक करवाए हैं और आप खुद भी अभिनय करते हैं, तो उससे जुड़े जुड़े हुए कुछ संस्मरण, कुछ किस्से आप हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। जी। बहुत धन्यवाद मैम। मैं ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से जुड़ा हुआ हूँ कि उनकी ट्रेनिंग हम लोग करते हैं बच्चों को एक्टिंग, स्पीच एंड ड्रामा के ऊपर। तो जो हमारा अनुभव रहा है कि नृत्य नाटिकाएं बनाने का बड़ा शौक है, तो इंडियन काउंसलेट के लिए यहाँ पर हमने वामा सीरीज, एक वामा श्रृंखला बनाई हुई है, जिससे वामा मतलब महिला, और महिलाओं को के सशक्तिकरण के लिए हमने बहुत बढ़िया। पन्नाधाय, शकुंतला, कन्नगी, मीरा, पद्मिनी, ये सारी सीरीज में हमने नाटक पूरे पूरे लेंथ के तैयार किए हुए हैं, जो वाह। करीब 1 घंटे से 1.5 घंटे तक होते हैं। इसमें नृत्य, गायन और बाकी नाट्य की जो विधाएं हैं वो सारी इसमें हम समाहित करते हैं, और उसके साथ साथ हम प्रस्तुति के लिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे ले सकें, 250-300 बच्चे, जिससे अरे वो वाह। अलग अलग नृत्य प्रस्तुत कर सकें। और इस श्रृंखला में हमने अंग्रेजी, हिंदी सब तरीके के नाटक किए हैं। तो ये मेरा छोटा सा परिचय है नाटक के क्षेत्र में। और सदार्थ हसन मंटो साहब की जो नाटक हैं उनका मंचन हम यहाँ पर कर चुके हैं, उसमें मैंने खुद भी अभिनय किया है। और कुछ छोटी छोटी सीरीज हम बनाते रहते हैं। तो वो आजकल यही जमाना है कि लोग बाग छोटी क्लिप्स देखना पसंद करते हैं, तो छोटे छोटे हम ड्रामे बनाते रहते हमारे जैसे तो अभी भी जो है ज्यादा इच्छाएं लेके घूमते हैं, तो हम बड़े नाटक देखने के बहुत शौकीन हैं। और मेरी आपसे ये मेरा प्रस्ताव भी है और आग्रह भी है कि हमें भी वो आप वीडियो रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करें, तो हम भी उन्हें देखेंगे और हो सकता है कभी हम अपने विश्व रंग के मंच पर दर्शकों को भी नाटक दिखा पाएं। तो बहुत अच्छी आपने ये हैं। जानकारी साझा की, और बड़ी खुशी की बात यह है कि भारतीय दूतावास और कौंसलावास के की तरफ से आप ये जुड़े हुए हैं और इन नाटकों का आयोजन कर रहे हैं। और तो यूएई में जो है नाटक की परंपरा को आप आगे ले जा रहे हैं। और यूएई में ही जो मुझे पता चला है कि आप शास्त्रीय संगीत को भी एक अलग मुकाम पर पहुंचा रहे हैं, जबकि यहाँ के विद्यालयों में अंग्रेजी कल्चर है, अंग्रेजी संस्कृति है, फिर भी आपने कुछ स्कूलों में शास्त्रीय संगीत को जो है एक विषय के रूप में आपने स्थापित किया है। तो उसके बारे में आपके क्या प्रयास हैं, और यूएई में आप शास्त्रीय संगीत को का क्या वर्तमान और भविष्य देखते हैं? ऐसी कुछ बातें हमें बताइए। तो मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ ये बताते हुए कि हमारा विद्यालय, जिससे मैं पिछले 3 साल पहले जुड़ा हुआ था, जब से मैंने अपनी कंपनी नहीं शुरू करी थी, हम पहला विद्यालय थे जिसने शास्त्रीय संगीत को, हिंदुस्तानी संगीत को 11वीं और 12वीं, जो कि कोर सब्जेक्ट की तरह से हमने इसको शुरुआत की थी। और ये बहुत अच्छा विषय है कि बच्चे पढ़ते हैं, वो विज्ञान के साथ भी छठे सब्जेक्ट की तरह से वो शास्त्रीय संगीत को ले सकते हैं। वाह, तो क्या बात है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ब्रेन दोनों इसमें प्रॉपर काम कर सकते हैं, अगर बच्चा कला से भी जुड़ा हो और विज्ञान से भी जुड़ा हो। तो ये हमारा छोटा सा प्रयास था। उसके अतिरिक्त हम छोटे छोटे प्रतियोगिताएं कराते रहते हैं, वॉइस ऑफ यूएई और इस तरीके की प्रतियोगिताएं, जिसमें हम बिना कोई शुल्क लिए हुए बच्चों को कोशिश करते हैं कि वो अपनी छोटी छोटी क्लिपिंग्स भेज सकें, और फिर बाद में से उसमें बेस्ट ऑफ बेस्ट हम छांट कर और फिर उनको सम्मानित करते हैं, जिससे वो प्रोत्साहित हो सकें। इससे इतर हमारे शास्त्रीय संगीत के लिए परीक्षाएं हम आयोजित करते हैं, जो हम यूएई में, कुवैत में, इंडिया में और अमेरिका में करते हैं, जो हर वर्ष करीब 600-700 बच्चे शास्त्रीय संगीत की विभिन्न विधाओं के लिए अपना आवेदन करते हैं, और उसके बाद उनको परीक्षा आयोजित की जाती तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर तो मेरे अगले प्रश्न का आंसर भी साथ में ही आपने दे दिया है कि शास्त्रीय संगीत जो है बच्चों में बहुत रुचि शास्त्रीय संगीत के प्रति बन रही है। तो आप इसको भविष्य में
क्या सोचते हैं कि शास्त्रीय संगीत ये बच्चे आगे चलकर भी कुछ अपना पाएंगे? जो यूएई में रहने वाले हमारे प्रवासी भारतीय बच्चे हैं, तो उनका शास्त्रीय संगीत के प्रति रुझान और किस तरह से वो इसको आगे ले रहे हैं और क्या कहाँ ले जा सकते हैं? देखिए, अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो वहां पर संगीत को एक संस्कार की तरह लेना थोड़ा मुश्किल होता है, मगर दक्षिण भारतीय लोगों के, हम इस बारे में कहेंगे दक्षिण भारतीय या बंगाल या फिर महाराष्ट्र, ये लोग संगीत को बहुत प्रोत्साहन देते हैं। तो उनके यहाँ पर ये जरूरी होता है कि बच्चा संगीत को सीखे। वो चीज अब परंपरा यहाँ पर, क्योंकि दक्षिण भारतीय लोगों से प्रोत्साहित होके उत्तर भारतीय लोग भी ये करने लगे, जो कि बहुत अच्छी पहल है। और ये संस्कार रोपण बहुत जरूरी है, क्योंकि आप थाई फूड तब तक एंजॉय नहीं कर सकते जब तक आपने उसको ट्राई नहीं किया हो। तो मैं सबसे यही कहता हूँ कि आपको ओरिएंटेशन करने के लिए, आपको उसमें जुड़ने के लिए, आपको उसके अंदर उसका कम से कम स्वाद तो चखना ही पड़ेगा ना। तो स्वाद चखाइए और जरूर सिखाइए, क्योंकि कला सीखी हुई कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। वो चाहे जीवन के बाद में भी, ऐसे भी उदाहरण हैं कि कई महिलाएं हैं, जैसे मैं एक मेहता जी हैं अहमदाबाद की, उनके बारे में बताना चाहूंगा कि उन्होंने विवाह के पश्चात 30 साल तक वो संगीत नहीं कर पाई, और उसके बाद जब उन्होंने 30 साल बाद वापस सितार उठाया तो आज वो विश्व स्तरीय संगीत प्रस्तुत करती है। वाह। तो संगीत जो उन्होंने 20 साल पहले सीखा, फिर 30 साल का गैप हो गया, तो करीब करीब 50 साल के बाद उन्होंने वापस उसको रिवाइव किया। तो वो, और उसके बाद भी वो संगीत वो ऐसे ही है जैसे आपने एक बार साइकिल का बैलेंस सीख लिया, वो कभी नहीं जाएगा। इसी तरह संगीत या कोई भी कला सीखी हुई कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा आपने उदाहरण भी दिया और सुनकर मन एकदम खुशी से भर गया। बड़ा आनंद हुआ इस बात को जानकर, और खास तौर पर जब स्त्रियां आगे आती हैं अपनी छोड़े हुए शौकों को और अपनी छोड़ी हुई दक्षताओं को, निपुणताओं को पुनः पकड़ती हैं और उस क्षेत्र में वो मकाम हासिल करती हैं जो कि अन्य लोग नहीं कर पा रहे हैं, जो लगातार उसका अभ्यास कर रहे हैं। तो ये एक अलग अलग ही तरह की, कहना चाहिए, सशक्तिकरण की भावना भी पैदा करता है। तो बहुत अच्छा लगा ये। और मैं इसमें तो मैं ये कहूंगी कि शास्त्रीय संगीत अब तक जितना मैंने यूएई को जाना है, उसमें शास्त्रीय संगीत की अलग जगाते हुए तो मैंने बस आपको ही देखा है। इसीलिए मेरा ये विचार भी रहा कि विश्व रंग के मंच से हम सबको यहाँ बताएं कि शास्त्रीय संगीत भी यूएई में खूब फल फूल रहा है, हमारे श्री आलोक शर्मा जी की कृपा से। तो मेरा बस अंतिम प्रश्न आपसे ये रहेगा कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, जैसा कि हम देखते हैं आज जो हिंदी बोलना भी जानते हैं, हिंदी बोलने में हिचकिचाते हैं और अंग्रेजी बोलते हैं, और यहाँ पर हम हिंदी माध्यम के स्कूल तो यहाँ है ही नहीं, तो हमारे सारे भारतीय बच्चे अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ते हैं। तो ऐसे युवा बच्चे जो हैं, उनको आप किस तरह से अपनी संस्कृति से और शास्त्रीय संगीत से जोड़ने के लिए उनको आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? तो युवा बच्चों के लिए आपका क्या संदेश है, ये मैं जानना चाहूंगी। तो इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि यूएई गवर्नमेंट भी इसके लिए बहुत कुछ कर रही है। यूएई गवर्नमेंट में जब आप केएचडीए या कोई भी और संस्था में जाते हैं जो कि आपको चेक करने आते हैं, तो वो सबसे बड़ी बात कहती है कि वर्ल्ड कल्चर को जानिए और नो योर ओन कल्चर। तो मैं सैल्यूट करना चाहूंगा यूएई सरकार को, और जिन्होंने भी ये चीज की है। तो भारतीय संस्कृति को चलाने के लिए वो लोग भी काफी काम कर रहे हैं, उसके लिए उनको सबसे पहले सलाम है। दूसरा, पेरेंट्स के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो जाने कि बच्चे के लिए जरूरी है कि कितना भी सफल हो जाए, अगर वो कला से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, तो एक कमाई का जब उच्चतम स्तर पे पहुंच जाएगा, उसके पास कुछ भी नहीं होगा। उस समय काम आता है, कला काम आती है, लेखन काम आता है, किसी भी चीज में। क्यों हम इसको फाइन आर्ट्स बोलते हैं? क्योंकि इट मेक्स यू अ फाइनर ह्यूमन बीइंग। वो आपको उत्कृष्टता की तरफ ले जाता है। और हमारा संगीत, हमारा साहित्य, हमारी कोई भी विधा है, वो सारी मोक्षदायी है, वो देशी नहीं है। सो सिर्फ सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, उसका और उच्चतम उसका लक्ष्य है। तो पेरेंट्स को, अभिभावकों के लिए ये बहुत जरूरी है कि वे समझें कि किसी भी तरीके की कला से बच्चों को जोड़ना जरूरी है, और छोटी उम्र से जोड़ना जरूरी है।
और जब वो एक बार बच्चा जुड़ जाता है, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि मुझसे बच्चे जुड़ते हैं जो कनाडा से और लंदन से भी जुड़ते हैं। 4 साल के 5 साल के बच्चे बिना किसी झिझक के 1 घंटे की कक्षा, तब की उनकी भाषा भी नहीं है, कुछ तमिल बच्चे भी हैं जो हिंदुस्तानी संगीत सीखते हैं, मगर उनके पिताजी उनकी माताजी का ये ये मैं कहूँगा उनका बहुत ज्यादा रोल है इसमें कि वो लगातार ये सोचते हैं कि वो खुद भी बैठे रहते हैं, लगातार बच्चे को मोटिवेट करते रहते हैं। तो जो आपका प्रश्न था उस पर आते हुए कि अगर हम बच्चों को मोटिवेट करना चाहते हैं, बच्चों को इसकी तरफ संस्कारित करना चाहते हैं, तो ये बहुत बहुत जरूरी है कि हम बच्चों को शुरू से संगीत की तरफ प्रोत्साहित करें, लेखन की तरफ प्रोत्साहित करें, उनको अप्रिशिएट करें कि हम आप कर सकते हो ये। और आप देखेंगे कि अगर हर घर में संगीत होने लग जाएगा तो हम जो हम नहीं चाहते हैं, जैसे लड़ाइयाँ, युद्ध, विश्व में शांति की जो कमी आ रही है, वो सब अपने आप ही, क्योंकि संगीतज्ञ कभी भी लड़ाई नहीं करेगा, लेखक कभी भी लड़ाई नहीं करेगा, तो वो स्वतः ही वो संस्कार अपने अलग हो जाएंगे, और उससे न सिर्फ आप अपना घर सुखी बना सकते हैं, बल्कि अपनी समाज और अपना विश्व संसार। स्वतः सुखी बना सकते बहुत अच्छी बात आपने बताई आलोक जी। सबसे पहली बात तो जो मुझे आज समझ में आई, फाइन आर्ट्स, तो आपने उसको बहुत अच्छे से परिभाषित किया और बिल्कुल सही आपने कहा। तो फाइन आर्ट्स जो है, ये कला, ये जो है मनुष्य में कला पक्ष का जो है संचार तो करती ही है, साथ में उसमें कोमल भावनाओं का विकास करती है। और इसीलिए जैसा कि आपका सुझाव है, मैं भी इसी बात से सहमत हूँ कि जितनी छोटी उम्र में ये सब सीखना बच्चा शुरू कर दे, वो उसकी संस्कृति का, उसकी आदतों का, उसकी इच्छाओं का हिस्सा बन जाता है। और जो हमारा काम है, जो रोजगार है, एक समय पर आकर वो रोजगार और काम सब खत्म हो जाता है। उस समय हम खाली हो जाते हैं और हमारे मन मस्तिष्क, हमें अपने आप को जो है कहना चाहिए कार्यरत रखने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होता। लेकिन अगर हमारे पास फाइन आर्ट्स हैं तो हम उसमें अपना समय इतनी आसानी से निकाल सकते हैं और इस समाज के लिए भी कुछ करने के लिए हमारे हाथ में एक कला होती है। तो आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि हमारे युवा बच्चे आपके संदेश को जरूर ग्रहण करेंगे, इससे लाभान्वित होंगे और आपके विचारों से प्रेरित होंगे। और ज्यादा से ज्यादा घरों में, न केवल भारतीय घरों में, मैं तो कहूंगी कि अमीराती घरों में से भी बच्चे आए, आगे आए और शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ले, और फिर धीरे धीरे वो यूएई तो क्या, पूरे विश्व में शास्त्रीय संगीत का प्रचार प्रसार का माध्यम बने। और आपकी जलाई हुई अलख एक मशाल बनकर दूर दूर तक फैले। इसी प्रार्थना के साथ हम अपने दर्शकों से अब विदा लेते हैं। धन्यवाद। हैं। धन्यवाद।